पीपी इज द कंप्लीट थिंग राइट, वो तो ऐसा पूरे पैक वो क्या बैग होता है ना, बैग में भर कर बेचारे लोग तो वैसा होता है वो कर वो पहन ना बोल ना कर। एनीवेज मैं जो भी ये देख रहा है कुछ सुनना नहीं, काट देगा एडिटिंग में, पर मैं एडिटिंग करता नहीं, बहुत आलस आता है। कौन करता है वो है अपलोड करते हैं। एनीवेज करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, टॉपिक डालते हैं जल्दी से यार। सो दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक है और करंट है, डायनामिक जिसको हम बोलते हैं। लास्ट ईयर 10th में हम लोगों ने पूरा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ा था, ओम्स लॉ वगैरह वही वापस पढ़ेंगे। ओम्स लॉ शायद से हटा दिया इस साल लोगों ने, है मुझे लगा था हटा दिया। चलो कोई हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया है, स्टैटिक करंट हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। डायनामिक करंट की बात करेंगे। डायनामिक करंट है मतलब जो भी चार्ज कैरियर्स रहेंगे दे विल बी इन मोशन, और उनसे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, अगली क्लास से उसको एलैबोरेट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज गोना डील विद द चार्जेस इन मोशन, दैट्स द प्राइमरी डेफिनेशन ये लिखा हुआ है, इसकी बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। अब इनसे एसोसिएटेड कुछ टर्म्स आएंगे। सबसे पहला जो टर्म है वो यही आता है व्हिच इज द चार्ज कैरियर, कि भाई अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो कौन सा चार्ज होगा, वो कौन से मटेरियल होगा। तो अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल सबसे पहले कंडक्टर्स की, अब कंडक्टर्स मतलब मेटल्स की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो अगर एक काम तो मेटल से लिखेंगे व्हिच आर एक्चुअली कंडक्टर्स। तो मेटल्स की बात करते हैं, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज दैट थिंग व्हिच इज गोना मूव इन दीस free electrons, जो उनके valence electrons होते हैं which are loosely bounded, they have the ability to move throughout the conductor, and that is why we can say that the charge carrier in metals is actually going to be the valence electrons. जो charge carrier होंगे वो valence electron होंगे। अब उसी तरीके से अगर for example मैं semiconductors की बात करूं, तो semiconductors में कौन charge carrier होंगे? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो वहां पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एंड होल्स भी होते हैं। याद रखना है होल्स पॉजिटिव एंटिटी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली नेगेटिव एंटिटी होते हैं। अब ये होल्स कैसे बनेंगे सेमीकंडक्टर्स में डेफिनेटली पढ़ेंगे अपन लोग, बट सिंपल से कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। एक और सिलिकॉन, एक और सिलिकॉन, एक और सिलिकॉन, एक और सिलिकॉन। लेट अस से इफ आई से कि यहां का जो बॉन्ड है वो टूट गया, तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन है सपोज वो कहीं और चला गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा तो नेगेटिविटी अगर कहीं जाएगी तो वहां पे क्या होगा, एक पॉजिटिव वैकेंसी डेवलप हो जाएगी जिसको हम बेसिकली होल बोलते हैं। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई यहां का इलेक्ट्रॉन अब इस होल की खाली जगह को भरने आएगा, तो क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा और वहां पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि भाई होल भी मूव हो रहा है फिर तो एक तरीके से। तो बट होल कहां मूव करता है, जहां पे भी आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऑपोजिट, क्योंकि भाई अगर इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है देन द होल ऑब्वियसली शिफ्टिंग देयर इन दैट केस। इसके बारे में अपन सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। बट हाँ, सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ आर कंसीडर्ड टू बी द चार्ज कैरियर्स। देन फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट non-metals, the non-metals obviously will not have any charge carrier, because non-metals are insulators, no charge carriers. What about molten solutions? Sodium chloride molten form, potassium nitrate molten form, कौन होंगे charge carriers में? They will be ions, Na plus Cl minus for example, right? They will be the charge carriers in these cases. So ions रहेंगे जो cation और anion दोनों रहेंगे, those will be the charge carriers. और इसके अलावा we can think about gases. Now gases are primarily considered to be insulators. Insulators होते हैं obviously कभी चार्ज कंडक्ट नहीं करते हैं, बट अगर आप इनको हाई प्रेशर में लेके जाते हो या अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास होता है इनके थ्रू, तो ये भी अपने आयनिक फॉर्म में कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस नॉर्मली इज एन इंसुलेटर, बट अगर आप इसको बहुत हाई इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिस्चार्ज करते हो तो इट कैन फॉर्म H+ आयंस। तो H+ आयन जो पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन जो वहां से निकला हो, बोथ कैन बी कंसीडर्ड एज द चार्ज कैरियर। यहाँ पे मैं सिर्फ आयनिक फॉर्म में आयन लिख देता हूँ। तो आयंस आर अगेन नोन एज द चार्ज कैरियर। कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको पता होनी चाहिए कि चार्ज कैरियर क्या होता है, कौन-कौन होते हैं, इन व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स। ये हो जाए बता दो।
डेफिनेशन बेस्ड चीजें करनी है आज बहुत ज्यादा हम लोग को। Okay, the next thing that we want to learn is an important thing, electromotive force. Abbreviated as EMF. इसके बारे में हम लोग आगे जाके इंटरनल लेसन जब पढ़ेंगे तब वापस डील करेंगे इसको। आज अभी थोड़ा सा इसको डेफिनेशन और थ्योरी बेस करेंगे। अब यार अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी एक कंडक्टर है तो इसमें अपने आप तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, राइट? जैसे अगर करंट को फ्लो करवाना है तो किसी भी वायर में से करंट को फ्लो करवाना है तो आपको एक सप्लाई चाहिए, राइट? जैसे अभी पंखा लगा हुआ है बट सप्लाई नहीं है मेरे पास सपोज यहाँ पे, तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट गोना कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट डज नॉट मीन कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, मेटल है ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी अपन ने पढ़ा, बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, राइट? तो अगर मैं जैसे मैं बात करूं सपोज दिस इज एन आयरन बार, फ्री आयरन बार है, इसको किसी प्रकार की सप्लाई में लगाया नहीं गया है तो इसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, अलग अलग बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर एब्सोल्युटली मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, राइट? पर अब ये मूव कर रहे हैं मतलब इनके पास खुद की कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है पहले से, तो दीज आर नोन एज द थर्मल वेलोसिटीज जो अपने खुद के मोशन के कारण आ रहा है, राइट? तो जितनी भी थर्मल वेलोसिटीज हैं, लेट्स से u1 हो गई, u2 हो गई, u3 हो गए, व्हाट इफ आई हैव n पार्टिकल्स, तो इनकी un तक इनकी थर्मल वेलोसिटीज आएंगी, एंड इफ आई डिवाइड दैट बाय n व्हिच इज नथिंग बट द एवरेज total possible sum upon total, right? So that average is always going to be equal to 0. अभी एवरेज 0 हो रहा है मतलब ये जो न्यूमरेटर है 0 हो जाएगा, इसका तभी पॉसिबिलिटी कि भाई ये जो वेलोसिटीज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे कहीं ना कहीं जाके, मतलब जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है that is going to be equal to 0. सिंपल बात है, राइट? अब अगर मैं चाहूं कि मैं इसको एक सप्लाई पे लगा दूं, ठीक है, अगर मैंने इसको एक सप्लाई पे लगा दिया इस प्रकार से, अभी मैं करंट के फ्लो की बात नहीं कर रहा हूं, बट हाँ लॉजिक ये है कि इस बैटरी के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसके कारण ये मूव करना शुरू करेंगे, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी अपना। बट लॉजिक ये बोलता है कि अगर मैं इसको लगा के रखूं, यहां पे मैंने की लगा दी, नाउ द की इज इन एन ओपन स्टेट, तो या तो आप इसको सप्लाई से लगाओ और लगाओ तो ओपन स्टेट में रखो। इस केस में जो आपके बैटरी के इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम लेवल पे होगा। क्यों मैक्सिमम लेवल पे होगा? क्योंकि अभी करंट सप्लाई नहीं हो रहा तो बैटरी का कोई डिस्चार्ज नहीं, राइट? अगर मैंने की क्लोज कर दी तो कुछ पोटेंशियल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा फिर वहां पे, तो फिर आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। सो ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। याद रखना है ईएमएफ हमेशा ओपन स्टेट में या नो स्टेट जहां पे हमने किसी सर्किट में नहीं लगाया तब कंसीडर होता है। अगर मैं यहां पे सर्किट को क्लोज कर तो फिर आएगा आपके पास सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल नॉट बी ईएमएफ। तो याद रखना है ईएमएफ इज द हाईएस्ट वोल्टेज दैट अ बैटरी कैन जनरेट और अ सप्लाई कैन जनरेट। फॉर एग्जांपल अभी ओपन स्टेट की क्लोज है तो यहाँ पे अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये मैक्सिमम होगा, बट अब अगर मैं इसको ऑन कर दूं किसी अप्लायंस के थ्रू तो क्या होगा, जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा फिर वहां पे, तो फिर वो मैक्सिमम लेवल पे नहीं आएगा, राइट? तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए कि जो ईएमएफ होता है जिसको हम यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, राइट? आप चाहो तो ई भी लिख सकते हो बट दिस इज सिंपल। तो ई जो रहेगा वो हमेशा V से ज्यादा होगा क्योंकि EMF जो है दैट इज वोल्टेज है यार, बट ये वोल्टेज इज द मैक्सिमम वोल्टेज, तो हमको जो वोल्टेज मिलता है वो हमेशा EMF से कम ही होगा क्योंकि EMF का काम क्या है? टू ड्राइव इट, टू ड्राइव ऑल द चार्जेस, राइट? इसके अंदर का जो चार्ज है, इस लाइट के अंदर का जो चार्ज, सबको ड्राइव करके उसको आगे बढ़ाना है, तभी तो करंट फ्लो करेगा, तभी अप्लायंस काम करेगा। तो सबको ड्राइव करवाएगा तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू फिर ड्रॉप होगी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो EMF इज ऑलवेज गोना बी इन द ओपन सर्किट, ये चीज अपन को याद रखनी है। दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड एन ओपन सर्किट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आया समझ में? बहुत सिंपल है। अब अगर मैं आपको बोलता हूं फॉर एग्जांपल दैट सपोज ये वाला जो कंडक्टर है इसके अक्रॉस आपको ड्राइव करवाना है पूरा का पूरा, राइट? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा। अगर मैं बोलता हूं L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर,
L is the length of the conductor, then I pretty much know that E is, sorry, V is always going to be what? E dot dl. याद नहीं आता, नहीं आता। Potential voltage is always equal to E dot dl, but अभी क्योंकि मैं maximum voltage की बात कर रहा हूँ, तो I can pretty much write it as EMF, electric field dot dl, obviously dl is going to be the length, इंटीग्रेट करोगे तो रोटर देता जाएगा। यहाँ से आप उसका EMF निकाल सकते हो, इसके निकालने के और भी तरीके, उसकी बाद में बात करूँगा। आया समझ में कि नहीं? बड़ा सिंपल सी चीज़ है, कर लेंगे इतना जल्दी से, फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे। अगली बात करेंगे अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट चीज है। सेम डायग्राम बनाएंगे वापस। इनिशियली अभी किसी प्रकार का सर्किट नहीं है, so all these are going to move randomly move करेंगे, तो उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। याद रखो ये इनिशियल उनकी पक्की वेलोसिटी है विदाउट एनी ईएमएफ अप्लाई नहीं हो रहा, कहीं पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं हो रहा। अब जब इसको एक सर्किट में अप्लाई किया जाएगा तो अब क्या होगा भाई? सर्किट के हिसाब से भाई हमको पता होना चाहिए जो करंट होता है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, राइट। अब देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये ईएमएफ है, वो कहाँ से अप्लाई होता है? वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अप्लाई होता है। अगर आप देखोगे ये जो एंड है ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, राइट। तो मतलब यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे ये इससे दूर जाने की कोशिश करेंगे। सो द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रैवल इन व्हाट डायरेक्शन? दिस डायरेक्शन, मतलब दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल एक तरीके से। अब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं मतलब उनके ऊपर किसी प्रकार का फोर्स लग रहा होगा तभी करेंगे। बड़ी फोर्स क्यों आएगा? क्योंकि बैटरी लगाई हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगाएगी जिसके कारण ये एक्सेलरेट होंगे फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, व्हिच इज एक्चुअली नोन एज अ नॉन कन्वेंशनल करंट। अब नॉन कन्वेंशनल क्यों? क्योंकि अभी जो करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या होता है? बेसिकली जहां पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक्चुअली, राइट। तो नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए। अब क्योंकि ये नेगेटिव एंड है तो इट विल बी एट द लोअर पोटेंशियल, दिस
दिस इज अ पॉजिटिव पोटेंशियल, तो एक हायर पोटेंशियल, मतलब एक तरीके से जो करंट है वो कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। बट अनफॉर्चुनेटली दुनिया में हमको ऐसे सिखाया नहीं जाता, पानी ऑलवेज विल फ्लो फ्रॉम ऊपर से नीचे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, एक्सेप्ट कि आपको लूप लगा हुआ फिर पानी नीचे से ऊपर जाएगा, बट विदाउट एनी एक्सटर्नल मैकेनिज्म एवरीथिंग विल ट्रैवल फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल अगर आपने गर्म वाटर को छू लिया तो आपको गर्म लगता है, क्यों? कि हीट इज गोना ट्रैवल फ्रॉम अ हायर टेंपरेचर टू अ लोअर टेंपरेचर, तो कोई भी चीज हायर से लोअर पे जाती है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जा रहा है लोअर से हायर, उल्टा हो रहा है। तो इसलिए फिर हमको बोला जाता है कि नहीं भाई करंट ट्रैवल कहां से कहां करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, व्हिच इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज व्हाई दैट इज नोन एज अ कन्वेंशनल करंट। तो अब से लेकर आगे तक जब भी मैं करंट की बात करूंगा मैं कन्वेंशनल की ही बात करूंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, बट याद रखो एक्चुअल जो करंट होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रैवल करता है, ठीक है? तो इन एनी विच वेज, अब क्योंकि इनिशियली तो थर्मल वेलोसिटी एवरेज 0 था, बट क्योंकि अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एक्सेलरेशन आ गया, and they start moving from the negative terminal towards the positive terminal, which is going to constitute an electric current. But in doing so, उनके पास एक और velocity आ जाएगी apart from their original thermal velocity, और ये जो velocity आएगी that will be due to the EMF apply, जो आपने EMF apply किया उसमें जो drift कर रहा है उसको उस तरीके से, right? So it is that particular average velocity, चाहो तो इसकी वैसे definition बना देता हूँ, so it is the average velocity with which electrons are drifted under the influence of an external electric field। तो भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जिस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे या मूव करेंगे उसको हम उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब इसके एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, तो मतलब उनको इस एंड से लेकर वहां तक जाने में L लेंथ को कवर करना है, तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन L। वोल्टेज कितना होता है, E डॉट dl था, मतलब L लेंथ के हिसाब से L था, तो V अपॉन L विल गिव यू E इन दैट पर्टिकुलर केस, राइट? तो E की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब अगर मैं आपको बोलता हूं दैट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज माइनस, सो इफ charge on one electron is minus of E, so in that particular case जो force होता है वो कितना होता है, QE के बराबर होता है, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ा हुआ है, Q is nothing but the charge, तो मतलब force कितना हो जाएगा, that will be equal to minus of E into E, QE, Q is the charge on one electron, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमको ऑलरेडी पता है, so I can put that value, I can write force is this particular part EV by L. Now, if I know the force, I can calculate the acceleration. F equal to ma. So A will be equal to F upon m, given the fact that the mass is m, for example. Then acceleration vector है याद रखिए. This will be equal to what? F upon m. Then A vector can be used what? F is this thing upon m कर दिया मैंने. This will give you the value of acceleration in this case. ठीक है? इसको ऐसे रखते हैं will not shift this particular part. इसको अगर मैंने ऐसे रखा, अब मैं बात करता हूँ, सपोज किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक टाइम पे, किसी भी एक पार्टिकल की वेलोसिटी v1 हो, पहले u1 थी, ड्रिफ्ट के कारण v1 हो गई, सेकंड पार्टिकल की v2 हो जाएगी, v3 हो जाएगी, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम v1 will be given by what? v1 will be given by u1 plus of a t1 या tau 1, इसको tau बोलते हैं, इसको टॉर्क वाले जो साइंटिफिकली बोलते हैं। This is known as the relaxation time. This is the relaxation time. अब relaxation time बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सपोज यार मैंने बोला कि ये ड्रिफ्ट हो रहा है, पर ड्रिफ्ट कैसे होगा भाई? इसके ऊपर फोर्स लगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, फोर्स इसके ऊपर तो नहीं लगा था अभी, क्योंकि ये पास में था, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा, जैसे ये ड्रिफ्ट हुआ आगे लेके टकरा गया इससे, राइट? कोलिजन हुआ, अपनी एनर्जी इंपार्ट की, वो भी मूव करना शुरू हुआ, बट इसका ये मतलब कि वो रुका नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है भाई, रुकेगा फिर वापस मूव करना शुरू करेगा, बट आगे जाके फिर टकरा जाएगा कहीं ना कहीं। तो इन दो सक्सेसिव कोलिजन्स, दो लगातार आने वाले कोलिजन्स के बीच में जो टाइम आता है तब तक वो रिलैक्स है, तब तक कोई कोलिजन नहीं हुआ है, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। सो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? बेसिकली इट इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं हम लोग, ठीक है?
है, ये आ गया v1। उसी प्रकार से अगर मैं v2 निकालूंगा दैट्स विल बी व्हाट u2 प्लस ऑफ a tau 2 ऐसे आ जाएगा। याद रखो a कांस्टेंट रहेगा सर, क्योंकि सेम फोर्स लग रहा है सबके ऊपर, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं up to vn whole upon n, this will give you the drift velocity, जो एवरेज वेलोसिटी, इसलिए हमने एवरेज वेलोसिटी लिखा हुआ है, राइट। तो इस हिसाब से जो vd की वैल्यू है दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू v1 की वैल्यू पुट कर सकता हूं u1 प्लस ऑफ a d1, फिर u2 की पुट कर सकता हूं। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं u1 प्लस u2 अप टू un, ये सारे अलग अलग कर लिए मैंने। इसके अलावा क्या कॉमन निकलेगा, a कॉमन निकल जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, tau 1 प्लस tau 2 अप टू tau n एंड होल अपॉन, यही था एवरेज भाई। अब अगर आप अलग अलग करते हो इनको, इस पूरी चीज को n के साथ अलग कर लो, इस पूरी चीज को n के साथ अलग कर लो, ये पूरी चीज n के साथ अलग हो जाएगी, हो जाएगा 0, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज था वो तो 0 था। तो मतलब बचता कितना अपने पास, a फिर ब्रैकेट में tau 1 प्लस tau 2 अप टू tau n होल अपॉन n। Now if I say that tau 1 plus tau 2 up to tau n is equal to tau, average value for example, then I can write Vd is equal to a tau, where tau is equal to what, it is the average of the relaxation time। तो ये अपॉन n जो है वो tau मान लिया फॉर एग्जांपल, तो ये आ गया मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। बट एक्सीलरेशन ऑलरेडी मेरे को पता था, आई कैन पुट दैट वैल्यू ओवर देयर नाउ, राइट। सो vd की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सीलरेशन वाज माइनस ऑफ ev अपॉन ln इनटू tau फॉर एग्जांपल। तो ये अपने पास एक एक्सप्रेशन बन गया किस चीज का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। हां अगर आप चाहो तो पॉजिटिव भी ले सकते हो, बट ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ड्रिफ्ट हो रहे हैं। जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसके ऑपोजिट हमारा ड्रिफ्ट होने वाला है वहां पे, राइट। एक्सप्रेशन आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, वेलोसिटी याद रखो मीटर पर सेकंड ही ऐसा यूनिट आएगा उसका, फिर भी आप डिराइव कर सकते हो उस चीज को। आया समझ में, बड़ा सिंपल चीज है यार। पूरा डिराइव कर सकते हो। अगर आप चाहते तो आप e की वैल्यू नहीं पुट करते तो भी चलता है, वो में e की वैल्यू पुट नहीं करते हो तो फाइनल आंसर e के टर्म में आता है, मतलब ये जो v अपॉन l है ये e ही रहता है। तो आप वैसे भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है। मैंने वैल्यू पुट कर दी है वहां पर।
जाके बताएंगे, दो टॉपिक और करेंगे आज। दो छोटे टॉपिक है, एक सिंपल है, एक इम्पोर्टेंट है। So we'll talk about mobility of charge carriers. जो भी चार्ज कैरियर होगा, जिस भी मटेरियल की बात करो, आप मेटल्स की बात कर लो, आप गैसेस की बात कर लो, आप सेमीकंडक्टर्स की बात कर लो, जो भी चार्ज कैरियर होगा उसकी मोबिलिटी बड़ी सिंपल सी है। मोबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव, कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं, कितना ज़्यादा फ्लो कर सकता है, राइट। सो दिस इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी per unit electric field. Drift velocity per unit electric field, that is going to give you the mobility. तो mobility का represent किया जाता है mu से, so this is going to be actually equal to Vd upon E. बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे अभी अपन ने फॉर्मूला बनाया था इस चीज का, अगर मैं उस फॉर्मूले के अंदर Vd का जो फॉर्मूला था उसमें अगर मैं E की वैल्यू पुट ना करूं, E को E रखूं फॉर एग्जांपल, और अगर चार्ज को मैं Q मानूं, जनरल चार्ज, जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन ही, तो भाई वो कैसे बनता है फॉर्मूला? Q टाउ बाय m बनेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला Q टाउ बाय m बनेगा। तो ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो म्यू कितना आ जाएगा भाई यहाँ से? ये आ जाएगा Q टाउ बाय m, और E भी आएगा नीचे पर, यहाँ पे एक और ये खड़े आएगा यहाँ से, तो मतलब म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q टाउ बाय m। दिस इज द मोबिलिटी ऑफ एनी चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो यहाँ पे म्यू ही लिख लो, तो फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी है? म्यू ही है, तो यहाँ पे Q की जगह कितना आ जाएगा? E आ जाएगा, चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन, एंड E टाउ बाय m आ जाएगा। या होल होगा तो H लिख लेना भाई, वहाँ पे जरूरी नहीं, बात वही है इस तरह से। होल का मास चार्ज इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, होल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, याद रखना, फर्स्ट प्लस होता है इतना ही, ठीक। तो दिस इज व्हाट मोबिलिटी इज ऑल अबाउट, इतना ही। सॉरी, जैसे मैंने आपको बोला वहां पर मैंने E की वैल्यू पुट नहीं की ना, E was equal to V upon L, वो जो V upon L है, अगर if I just replace that E only, ये बता कर लेंगे भाई, एक और टॉपिक करेंगे फिर, वो इम्पोर्टेंट था उसमें, वो रिलेशन डेरिवेशन में भी आ रहा था, छोटा सा डेरिवेशन है, बट न्यूमेरिकल्स में भी आता है।
relation between current and drift velocity. सिंपल सा रिलेशन, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, बट करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD के बीच में रिलेशन निकालना है। सो बड़ा सिंपल सा वापस एक कंडक्टर मैंने बना दिया, लेंथ L मान ली भाई इसकी, मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि जितने भी कंडक्टर सर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है वो VD आती है। ठीक, तो सबसे पहले तो जो फील्ड आएगी ऑब्वियसली वो V अपॉन L आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर V अप्लाई होगा तो फॉर L लेंथ E इक्वल्स टू V अपॉन। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखो मैं मान के चलता हूँ if n is the number density of electrons. Now what is meant by number density basically? So it is the number of electrons per unit volume. तो किसी भी यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको उसकी नंबर डेंसिटी बोला जाता है। तो if n is the number density of the electrons, इसको ऐसे होता है। ठीक, अब इसको यूज करेंगे अपन। If I say that the cross sectional area of this conductor is L, then what's going to be the volume of the conductor? A into L, base area into height, यही होता है बेसिकली। तो A into L आ जाएगा। अब ये टोटल वॉल्यूम है, n is the number density मतलब n is the number of electrons per unit volume। तो यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स थे, तो टोटल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? n into Al हो जाएंगे। Therefore टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई? NaL के बराबर हो जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास पूरे कंडक्टर के अंदर, राइट। अब बड़ा सिंपल चीज करते हैं, if E is the charge on one electron, अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है तो फिर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना होगा? NaL into E। Therefore टोटल चार्ज, लेट्स से टोटल चार्ज को मैं Q से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? NaL into E। ये आगे समझ, बड़ा सिंपल सा है, राइट। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां ड्रिफ्ट होंगे? लेट्स से दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट होंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? L। कुछ तो टाइम लगा होगा ना ड्रिफ्ट होने में, लेट अस से द टाइम टेकन वाज t, राइट। तो कितना टाइम लेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अच्छा, ये पता पड़ गया मेरे को। रिलेशन किसका चाहिए भाई? करंट का Q by T, I is equal to Q by T। मैं टेंशन पढ़ा हुआ, दोनों की वैल्यू पता है। तो I कितना हो जाएगा? Q कितना है मतलब? NaLe अपॉन T कितना है भाई? L अपॉन VD। This is the relation between current and drift velocity, NeAVD, where n is the number density, E is what? The charge on one electron, A is the cross sectional area and VD is the drift velocity। सिंपल सॉल्यूशन। आप चाहो तो फिर आप VD की वैल्यू पुट कर लो फॉर्मूले के हिसाब से, भाई Q इटा होगा एंड वैसे पुट कर सकते हो और एक्सपैंड कर सकते हो उसको, बेसिक रिलेशन इतने आ जाएगा। आया समझ में क्या? बट ये याद रखना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के लिए। इसके अलावा ऑब्वियसली आपको डेरिवेशन में भी आता है कई बार ये। So भाई this was a basic introduction of current जो हम लोग करने वाले हैं, और भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ओम्स लॉ काफी इजी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है।
सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस, वो सब आता है तो वो थोड़ा जल्दी करेंगे, उसके बाद फिर रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है।